10th Maharashtra Board subject History and Political Science Standard 10 चैप्टर नंबर 1 है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड चैप्टर नंबर 1 है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट ये फर्स्ट चैप्टर है जहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से वेस्ट साइड की कंट्रीज़ है जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ एंड हिस्टोग्राफी के बारे में जानेंगे कि कैसे वो चीज़ें उनको मिली और किस तरीके से हिस्टोग्राफी का मीनिंग क्या है ये भी हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे डीप में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेसन जो कि है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे, तो वो भी डीप में हम जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अप्लाइड हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स की हमारे इंडियंस के आर्ट्स क्या क्या हैं और उनकी हिस्ट्री क्या है उन आर्ट्स की, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मास मीडिया एंड हिस्ट्री, किस तरीके से मास मीडिया एंड उसके पीछे की हिस्ट्री है वो उसके बारे में जानेंगे। देन एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री कि किस तरीके से इस कंट्रीज़ में एंटरटेनमेंट का टाइम आया और किस तरीके से उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे इनोवेशंस हुए, ये सारी चीज़ें जानेंगे। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स कैसे आए हमारे कंट्री में एंड किस उसके पीछे का हिस्ट्री क्या था, किस तरीके से चीज़ें हुई थी, ये जानेंगे। देन सेकंड थिंग जो कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि टूरिज़्म जैसे कि ताजमहल हो गया या फिर कानेरी केव्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग घूमते हैं। महाबलेश्वर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं, घूमते हैं। तो ये जो टूरिज्म के प्लेसेस हैं उनकी हिस्ट्री जानेंगे कि उनके पीछे के चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे हुए और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब जानेंगे। हेरिटेज मैनेजमेंट की किस तरीके से जो हमारी पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं उनका मैनेजमेंट किया जाता है, उनका टेक केयर करते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ये सब डीप में हम लोग जानने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 से लेकर 9 तक हम सारे चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, हर एक पार्ट को देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको एक और सीक्रेट बता दूँ कि आप ये लेसन्स आपको क्यों दिए हैं, क्यों आप ये लेसन्स पढ़ेंगे, तो उसका यही चीज़ है कि देखो बच्चों, जब गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है तो उस एग्ज़ाम में भी ये लेसन्स आपको आते हैं, इनमें से ही कोई 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। अगर आप फ्यूचर में गवर्नमेंट एग्ज़ाम सोच रहे हैं या फिर सिविल सर्विस यूपीएससी देने का सोच रहे हैं या फिर एमपीएससी हो गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपको इसे पढ़ना ज़रूरी है। और क्या है, आपको हिस्ट्री से क्या सीख मिलती है, तो हिस्ट्री से आपको ये सीख मिलती है कि आप उस पिछला जो भी घटित हुआ है, जो भी पास्ट में, जो भी हमारे हिस्ट्री में हमने चीज़ें हुई हैं, उससे हमें सीख लेके हमारा जो प्रेजेंट है उसको परफेक्ट करना है और अच्छे से बनाना है। तो यही मकसद रहता है, इसलिए हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बहुत ही मज़ा आएगा आपको हिस्ट्री पढ़ने में। हिस्ट्री बस एक स्टोरी जैसे है। लेसन नंबर 1 डिस्कस करते हैं जो कि है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। हिस्टोरियोग्राफिकल ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो हम इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें जानेंगे, तो ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी एंड नोटेबल स्कॉलर्स। Historical research, writing and study are carried out with an objective of understanding and chronological of the past event and their interconnection. This is a continuous process. यहाँ पे जो चीज़ बोली गई है वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोग्राफी मतलब कि जो लोग होते हैं वो हिस्टोरिकल रिसर्च, बहुत पुराने रिसर्च ऐसे करते रहते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड एंड उसको लिखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं और एक ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट, और उसको अच्छे से समझते हैं और लाइन वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑफ द पास्ट इवेंट कि मतलब अभी इस ईयर में ऐसा था, फिर उस ईयर में कैसा था, उसके नेक्स्ट ईयर में कैसा था, है ना। तो
क्रोनोलॉजिकल मतलब कि लाइन से उसके पास्ट का जो भी इवेंट था और जो भी इंटर कनेक्शंस है, जैसे कि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, तो ऐसे सारी चीज़ों के बारे में इनका जो ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि डीप इनका जो इंफॉर्मेशन है निकालना, अच्छे से समझना एंड उसके बारे में राइटिंग करना एंड पूरा डीप में स्टडी करना। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी क्या है? तो हिस्टोरियोग्राफी वही है कि जो ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं उन पे हमें स्टडी करना है, उनसे हमें जानना है एंड ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी होता है। इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंस द एम्पेरिकल मैथड, यहाँ पे बोला गया एम्पेरिकल का मेथड क्या क्या मीनिंग है, एम्पेरिकल इसको बोलते हैं। एम्पेरिकल मेथड मतलब क्या? तो एम्पेरिकल मेथड मतलब ये ऐसा मेथड होता है जहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस, हमारे ऑब्जर्वेशन से जो भी चीज़ें हमें मिली हैं और उसे हम एम्पेरिकल मेथड बोलते हैं। इज़ यूज अ वेरीफाई अवेलेबल नॉलेज, कि मेरे पास जितना अवेलेबल नॉलेज है और ये नॉलेज लेने से पहले भी मैंने जो कुछ भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो भी ऑब्जर्वेशन किया था और जो भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, तो वो जो उसे हम एम्पेरिकल बोलते हैं। और उसी मेथड से यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे जो भी अवेलेबल नॉलेज है उन सारी इसका यूज करके हम हिस्टोरिकल रिसर्च करेंगे। दिस मेथड अलाउ फॉर्मुलेटिंग लॉ द रिमेन इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। यहाँ पे ये जो मेथड होता है ये हमें अलाउ करता है जो भी हमें लॉ फॉर्मुलेट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें हमारा टाइम और समय है ना, और जो भी स्पेस है वो सब बच जाता है। कैसे रिमेन हो पाता है? क्योंकि ऑलरेडी जब किसी बंदे ने ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशंस है, तो हम वहाँ से इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ऐसे अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। दोज लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली। और कुछ ऐसे लॉ होते हैं जो इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उनको प्रूव किया जाता है कि हाँ ये जो लॉ बोल रहा है वो सही बोल रहा है, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो रिपीटली बार बार वही चीज़ें होती रहती हैं। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment and observation. यहाँ पे बोला गया कि इसका हिस्टोरिकल रिसर्च में इतना जाके कि लाइब्रेरी में जाएं, एक्सपेरिमेंट करें, ऑब्जर्वेशन करें, इतना खास टाइम नहीं रहता है और इतना सारी चीज़ें उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च में इंक्लूडेड नहीं रहती हैं। जैसे इसलिए ऐसा होता है बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ऐतिहासिक टाइम में उस समय में हम थे नहीं, इसलिए हम लाइब्रेरी में जाके उसको एक्सपेरिमेंट करना, ऑब्जर्वेशन करना, उन चीज़ों को हम ऐसे नहीं कर पाते। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हम उस टाइम पे वहाँ पे नहीं थे। इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस द हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएट। और जो पिछला अतीत जो हो चुका है, जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, वो वापस रिक्रिएट तो होने वाली नहीं है, वापस से तो वो चीज़ें वापस घटनाएं घटेंगी नहीं। Also in history it is not possible to formulate law that remain true irrespective of the time and space। माना कि इस समय में कोई चीज़ है या फिर कोई लॉ है जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए था पहले समय में लेकिन नहीं हुआ, लेकिन अब हम पिछले समय में जाके तो उसे चेंज नहीं कर सकते ना, ये पॉसिबल नहीं है। To begin, we need an expert who know the language and script of historical document in order to read and understand its meaning। इसका मीनिंग क्या होता है कि to begin, we need an expert, हमें ऐसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है who know the language, जिसको जानकारी हो, लैंग्वेज की जानकारी हो। बिकॉज कि जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल कोई डॉक्यूमेंट मिल गया या फिर कहीं पे जैसे कि बोरीवली में एक कानरी केव्स है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे पत्थरों में लिखी हुई हैं। अब वो लैंग्वेज जो है वो एक एक्सपर्ट को ही पता होगी कि उसके क्या लिखा है, हमें नॉर्मल बंदों को तो थोड़ी पता होगी। तो कुछ स्क्रिप्ट होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनको अंडरस्टैंडिंग करना, उसकी मीनिंग को समझना, और उसके लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। जो ऑथर होते हैं
वो ऑथर जो भी मतलब एक्सपर्ट होते हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से क्या लिखा है, तो वो लोग कैसे पता करेंगे? तो वो एग्जामिन करते, चेक करते हैं कि क्या उसकी ऑथोरिटी डॉक्यूमेंट कैसा है, उसके लिखने की स्टाइल कैसी है, ऑथर ने कैसे लिखा है, उसकी राइटिंग कैसी है, कौन से ऑथर की कैसी राइटिंग थी, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या था जब वो लिखा था, वो चीज़ कब लिखी गई थी, पेपर का टाइप क्या है, कौन सा कलर का पेपर है, अगर स्टैंप लगा रहे तो कौन सा स्टैंप है, कौन सी अथॉरिटी ने की रहेगी, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट एग्जामिन करता है, चेक करता है, पता करता है। Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical reference। और इसलिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती रहती हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, जब हम हिस्ट्री में जाते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड की बात करते हैं, मतलब कि जो अतीत है हमारा, जो पास्ट है, उसमें जाके हम रिसर्च करते हैं कि माना कि अभी सपोज कि मेरे पास कुछ डब्बे हैं या फिर कुछ चूल्हे रखे हुए हैं, राइट। अभी इस समय वर्तमान में कई गांव हैं जहाँ पे चूल्हों में आज भी खाना बनाया जाता है, चूल्हा, ठीक है। लेकिन इन्हीं चूल्हों को आने वाले टाइम में, जैसे कि 2060 हो गया, 60, 2080, 90, अब ऐसे टाइम में हो सकता है कि चूल्हों का जो ये सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए, चूल्हे मेजॉरिटी लोग यूज़ ना करें या फिर बहुत ही रेयरली यूज़ करें या फिर एकदम से चीज़ें ये गायब हो जाएं। तो जो उस टाइम के 2090 के या फिर 3090 के लोग होंगे और वो देखेंगे तो बोलेंगे कि यस, हिस्ट्री में हमारे चूल्हा था जहाँ पे लोग इससे खाना बनाते थे, है ना। तो हिस्टोरिकल रिसर्च वो लोग करेंगे, क्या मेथड था, कैसे करते थे, एक्सेट्रा। एग्जामिन द रिलेवेंट रेफरेंस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेवेंट जो भी रेफरेंस अवेलेबल है हमारे पास, जो भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हमें लेना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, तो कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। जब हम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो हाईलाइट द प्रोसेस दैट लीड हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, कि हिस्टोरिकल चीज़ें से जो रिलेट करती हैं, ऐसे कुछ लीड, उसको लीड करना, उसका प्रोसेस जो है उसको हाईलाइट करना। देन कैरिंग आउट कंपेरेटिव एनालिसिस, जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं, कंपेयर करना कि इसमें तो ऐसा है, उसमें ऐसा है, पूरा कंपेयर करना, निकालना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। देन नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव, कि वहाँ का जो नरेटिव था, तो एक हिस्टोरिकल नरेटिव रहता है, वो किस तरीके से, नरेटिव मतलब कि वहाँ का जो रहने वाला है और वो किस तरीके से हिस्टोरिकल चीज़ों को लिख के गया होगा, ठीक है, तो वो बंदे ने कैसे लिखा होगा, तो वो सारी चीज़ें। Understanding the reference regarding time, space and given historical event. Also various conceptual framework used in historical research method. जो भी चीज़ें हमें, जो भी रेफरेंस है, जो भी चीज़ें हमें समझी हैं, उससे क्या होगा, हमारा टाइम और जो स्पेस है ना, जो भी स्पेस मतलब कि एक पर्टिकुलर जो भी हमें वक्त मिला है और जो एक समय है, गिवन अ हिस्टोरिकल इवेंट, जो उस हिस्टोरिकल इवेंट में मिला था, एंड आल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज इन हिस्टोरिकल। और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में हमको मिल जाएंगी जिनका यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा वक्त भी ख़त्म ना हो और हमारा टाइम भी ज़्यादा जाए ना, और हम आउटपुट, हमारा जो रिजल्ट है वो जल्दी से आ जाए। फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चन इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस, जैसे ही हमें कुछ रेफरेंस मिलते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड ऐतिहासिक कुछ चीज़ें मिलती हैं, उससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से किया गया था, कैसे यूज़ करते थे, क्या था, एक्सेट्रा। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, अब ये जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो भी सारी चीज़ें मिली हैं हमें, कोई भी सामान हो सकता है, मैं उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करूंगी, उसको मैं इस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगी, इस तरीके से करूंगी। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, तो हाइपोथेसिस मतलब कि आप अंदाजा लगा रहे हो। जैसे कि मैं अंदाजा लगा लूँ कि यस, पहले टाइम पे चूल्हा, शायद लोग चूल्हा में खाना बनाते, तो यस ऑफकोर्स लकड़ी चाहिए रही होगी उनको, आग लगाने के लिए आग किससे जलाते थे, फिर लकड़ी कहाँ से लाते रहे होंगे, क्या उस वक्त में फॉरेस्ट इतने थे, उनको लकड़ी मिल पाती थी, कैसा क्या सिचुएशन था।
उस टाइम मौसम कैसा, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से मैं हाइपोथेसिस लगा रही हूँ और अपने जो मैंने रिजल्ट पाया उसको मैं हाइपोथेसिस लगा के उस रेफरेंस को निकाल रही हूँ। देन क्रिटिकल एग्जामिन वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब जो भी हिस्ट्री से मुझे चीज़ें मिली हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो ऐसी होंगी जिसमें मैं क्रिटिकल एग्जामिन कर सकती हूँ, मतलब कि मैं क्रिटिसाइज कर सकती हूँ कि ये चीज़ें शायद नहीं हो सकती, ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं उस वर्ड्स को, उस जो चीज़ें हैं उस पर मैं एक कमियां भी निकाल रही हूँ, क्रिटिसाइज करना। तो दैट इज़ द थिंग कि राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव और जो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड था वो कुछ इस तरीके से चलता था और चलता है। मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। जब भी हम हिस्ट्री का रिसर्च करते हैं या फिर कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, जाते हैं वहाँ पे, तो बहुत सारे मेथड हैं जिनका डिसिप्लिन, जिनका यूज़ किया जाता है, ऐसे मेथड्स का जो कि बहुत अच्छे मेथड्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है किस में, हिस्टोरिकल रिसर्च में। जैसे कि एग्जाम्पल मैं अगर दूँ तो आर्कियोलॉजी हो गया, आर्चुअल साइंस हो गए, एंड मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी मतलब कि जो भी चीज़ें हमें, जैसे कि पत्थर हो गए, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये एक मोसेम है, ये भी एक इंस्क्रिप्शन है। तो ऐसे बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट भी होते हैं जो कि दीवारों में लिखा रहता है इंस्क्रिप्शन, तो ऐसे कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं उनको, ऐसे कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट होते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी हो गया, एपिग्राफी हो गया, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन हो गया, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल कि किस तरीके से उनके लिखने की स्टाइल थी, किस तरीके था। लिंग्विस्टिक, न्यूमेनिस्टिक मतलब क्या होता है, न्यूमेटिक मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन। न्यूमेस्मैटिक मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉइन, जो कॉइन होती है उनके बारे में स्टडी करना। अब कॉइन मतलब कि जो सिक्के मिलते हैं पुराने पुराने, कौन से राजा ने लिखे थे, कैसा सिक्का है, किस मेटल का बना है, एक्सेट्रा, तो उन सिक्कों के ऊपर स्टडी करना, जिसे हम न्यूमेस्मैटिक बोलते हैं। देन एक और आता है जो कि है जीनियोलॉजी, जिसे बोलते हैं स्टडी ऑफ लीनेज कि पहले का एज कैसा था, फिर कैसे। जीनियोलॉजी का मतलब ही होता है कि हम एज में एज, जैसे 100 साल पहले, फिर उसके और 100 साल पहले, और फिर 100 साल पहले, उस टाइम में कौन सी सेंचुरी थी, अभी कितना है, ये सारी चीज़ें स्टडी करना। तो दैट इज द जीनियोलॉजी। तो इन सारी चीज़ों का ये जो मेथड है, इन सब का यूज किया जाता है जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। तो मैंने चीज़ें बताई कि कैसे हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, क्या रहता है। हमारे चैप्टर का नाम ही है जो कि बहुत खास है, हिस्टोरियोग्राफी। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन वेबसाइट कि किस तरीके से वेबसाइट में हुआ रहेगा। लेकिन उससे पहले वेस्ट चीज़ों की समझने से पहले मैं ये तो जान लूँ कि उनकी ट्रेडिशंस क्या है ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोग्राफी। जब मैं हिस्टोग्राफी की बात करती हूँ मतलब कि मैं टोटली हिस्ट्री, जो नरेटिव वहाँ के हिस्टोरियन है उन्होंने जो चीज़ लिखी है, ठीक है, तो वो चीज़ जो वहाँ के पहले, जैसे कि इतिहास में कोई थे जो, अब कुछ चीज़ें हैं जो लिख के जा रहे थे, जैसे अशोका ने बहुत सारे स्तंभ हैं, बहुत सारी चीज़ों में अपने कुछ चीज़ों को लिख के गए। तो ऐसे जब वो लिख के जाते हैं और हम उस लिखे हुए चीज़ों को स्टडी करते हैं, उनको समझते हैं, उसे हम हिस्टोग्राफी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हिस्टोग्राफी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। वी हैव लर्न अबाउट हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हमने अभी तक जाना कि किस तरीके से हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड होता है, हम किस तरीके से रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री में कैसा था। जैसे कि हड़प्पन संस्कृति का जो कि पाकिस्तान में से, और जो कि एक प्लेस और है जो लाहौर साइड, आई थिंक यही है। तो यहाँ साइड में जो हड़प्पन से चीज़ें मिली थी, देन तो मोहनजोदारो हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो चीज़ों का जो चीज़ें हमें मिली, तो अब हमने उस पर स्टडी किया, कुछ लिखा हुआ था उसको जाना, तब जाके हमने बताया ना कि कुछ हड़प्पन संस्कृति भी थी, कुछ मोहनजोदारो टाइप की थी भी संस्कृति थी, या सुनो। तो ये पिछला हमने देखा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एग्जामिन द हिस्टोरिकल सोर्स एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। मतलब कि जो भी हिस्टोरी से सोर्स आई है, जो भी इतिहास से चीज़ें हमें मिली हैं और जो भी लिखी हुई चीज़ें मिली हैं, शायद कि हो सकता है कि वहाँ के जो नरेटिव थे, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने लिखे हों। राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव, जो भी हिस्टोरिकल नरेटिव ने लिखा होगा उसे हम हिस्टोग्राफी बोलते हैं। मतलब कि पुरानी चीज़ें जो भी लिखी हुई होती हैं,
अलग अलग लैंग्वेज की होती हैं जो कि हमें जल्दी से समझती नहीं है, ऐसी कुछ भाषाएं होती हैं, उसे हम हिस्टोग्राफी बोलते हैं। तो जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट हो गए, कोई पत्थरों में लिखा है, कोई किसी में लिखा है, तो जो लिखा हुआ चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ। अगेन मैं बोलती हूँ जो भी नरेटिव है, जो हिस्टोरियन टाइम में उस नरेटिव ने लिखा रहेगा, दैट इज अ historiography. Okay, अब द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव। जरूरी नहीं है कि जो हिस्टोरियन में अगर देखा जाए तो वो पास्ट में जो नरेटिव था बस वही हो सकता है। The inclusion and interpretation of historical event by a historian after depend on conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. जब जो भी पर्सन होता है, जो भी नैरेटिव मीन्स की, जैसे कि अभी हम देखें तो पिछला जो भी कुछ लिखा था, हमें सामान मिला, कुछ पत्थरों में लिखा था, कुछ पेड़ों में लिख के गए, तो जो हिस्टोरियन थे उन्होंने तो लिख के चले गए हैं ना, जो लोग थे। अब वो जो चीज़ मिली है मुझे, वो कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है जिसको मैंने एडिप्ट किया, देन मैंने अच्छे से समझा एंड मैं अपनी स्टाइल में लिख रही हूँ, एंड वो जो मैं अपनी स्टाइल में कॉन्सेप्चुअल फ्रेम में मैं अपने स्टाइल में लिख रही हूँ, दैट इज द थिंग। यहाँ पे उसकी बात हो रही है। द ट्रेडिशंस ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, जो भी उनकी जो पुराने ज़माने के लोग थे उनकी जो लिखावट थी, एंड दैट इज द हिस्टोरियोग्राफी, उसे हम हिस्टोरियोग्राफी बोलते हैं, वॉज नॉट प्रिवेलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। ये हम एंशिएंट सोसाइटी और वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने किया था। हाउएवर दैट डज नॉट मीन दैट दे वर नॉट अवेयर ऑफ हिस्टोरिकल टाइम, और ये भी जरूरी नहीं कि वो उस टाइम पे अवेयर थे कि हम ऐसा कर रहे हैं तो लिख रहे हैं एक्सेट्रा। वर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट, वो लोग जानने की इच्छा भी नहीं रखते थे कि मैं जो ये कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ तो ऐसा होगा, कुछ ऐसा उनका कुछ थिंक नहीं था। Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life. जो पहले के लोग थे, एंशिएंट पुराने लोग थे, वो क्या फील करते थे, वो क्या उनकी ज़रूरत थी, वो बस इतना कि पिछले स्टोरी में उन्होंने जो भी जाना है, जो भी स्टोरी से उन्होंने देखा है, सीखा है, और इम्प्रूवमेंट करते थे। एंड वैल्यू आर द एंसेंटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, और इस तरीके से जब पिछला उन्होंने सीखा तो वो कुछ लिख के जाते थे कि ताकि उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं उससे जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो आने वाले जो जनरेशन है उनको फ़ायदा मंद हो सके। उन्होंने जो पिछला सीखा है उससे कुछ दूसरों को सीख पाए। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे दादाजी, और दादाजी बहुत अच्छे व्यापारी थे, बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे व्यापार करना है एक्सेट्रा। अब हम तो बच्चे हैं, हम तो छोटे हैं, हमें कुछ पता नहीं, दादाजी का तो डेथ हो गया, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कोई बुक में लिखा हो, कुछ लिखा हो कि कोई किताब में, जिससे हमें समझ में आए। जब हम पढ़ेंगे तो हमसे समझेगा कि हाँ बाबा ऐसा भी होता है, ऐसा होता है, अच्छा वो दादाजी करके गए, नहीं तो हम पूरा मार्केट में आते सब नया होता। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आने वाले जनरेशन्स को बेनिफिट हो। एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन लाइक केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग एंड बॉलेट एक्सेट्रा। जो पुराने लोग थे, वहाँ की जो सभ्यताएं थी, वहाँ के जो बहुत सारे लोग थे जिनकी कम्युनिटीज़ थी पुराने ज़माने में, वो सारे, चाहे पूरे विश्व की बात किया जाए तो जो पुराने ज़माने के लोग थे, जो ऐतिहासिक लोग थे, वो गुफा में रहते थे, राइट, केव में पेंटिंग में उनकी पेंटिंग भी नज़र आएगी आपको, दीवालों में भी पेंटिंग थी उनकी, अपनी स्टोरी या फिर कोई स्टोरी के द्वारा वो एक्सप्लेन करते थे। कोई भी चीज़ अगर उनको कहना हो तो वो स्टोरी का माध्यम लेते थे। स्टोरी जैसे कि गीता को कहने के लिए स्टोरी का माध्यम बनाया गया, महाभारत एक स्टोरी बनाई गई, ऐसे ही स्टोरी के माध्यम से कहना। सिंगिंग सॉन्ग, उनके गाने जैसे देख सकते हो कि बहुत सारे गुफा के अंदर आप जाओगे ना, तो अगर उन पत्थरों पे आप थोड़ा सा भी आवाज़ कर दोगे, उनको हिला दोगे, तो आपको एक अलग ही ध्वनि आएगी, जैसे कि एक सिंगिंग की हो, एक म्यूजिशियन का रूम हो, ऐसा टाइप का। तो उनके सिंगिंग सॉन्ग्स कहते थे, एंड बॉलेट एक्सेट्रा। फॉर दिस पर्पज, इन सारी चीज़ों का ये एक पर्पज़ है
कि हम लोग फाइंड आउट करते हैं। दिस ट्रेडिशनल मीन आर लुक अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। और अब हम जो मॉडर्न में हैं तो अब हम क्या करते हैं, जो ये सारी चीज़ें जो होती थी पहले ज़माने में उन सबको हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं, इनके ऊपर जो ये हिस्ट्री के सोर्स हैं इनसे लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम अपने मॉडर्न जीवन में अप्लाई करते हैं। तो हिस्टोरिकल टाइम में अगर आपको क्वेश्चन भी आता है कि ट्रेडिशनल में क्या क्या चीज़ें थी, तो वहाँ के कम्युनिटीज़ जो थे तो अपने जैसे कि सिंगिंग सॉन्ग है, स्टोरी बताना, पेंटिंग है, केव्स हैं, ऐसे केव्स में हर एक जगह में वो लोग ऐसे चीज़ें अपनी निशानियाँ डाल के रखते थे ताकि आने वाले जनरेशन को उससे और सीख मिले। मॉडर्न हिस्टोग्राफी, अब तो हमने पहले बात कर ली जो कि ट्रेडिशनल थी, कि ट्रेडिशनल में हमने देखा कि पुराने ज़माने में किस तरीके से लोग स्टडी करते थे और किस तरीके से वो ट्रेडिशनल को फिर लाते थे और मॉडर्न में इम्प्लीमेंट करते थे। अब हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी की बात कर रहे हैं। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, 4 फीचर्स होते हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी के। तो 4 वो कौन से हैं 4? तो पहला है जिसे इट्स अ मेथड, द मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। यहाँ पे मेथड है जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल का हो सकता है। इट बिगिन विद द फॉर्मेशंस ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस, साइंटिफिक मेथड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं। दूसरा है जो कि है दिस क्वेश्चन आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन आर अबाउट द डेड ऑफ मेंबर, कि वहाँ के लोगों के जो मेंबर थे, जो सोसाइटी थे और उस समय के बारे में, राइट, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट इंटर रिलेशंस, यहाँ पे हिस्ट्री जो है वो ये हमें सजेस्ट नहीं करती कि जो इंटर रिलेशंस है बिटवीन डिवाइन एंड ह्यूमन कि एक देवता और इंसानों के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें हिस्ट्री नहीं वो बता रहा है। थर्ड है जो कि है आंसर द क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। अभी जो हमारे पास एविडेंस हैं, जो सबूत हमें मिले हैं, उससे हम पता करें जो हमारे क्वेश्चन है उसका आंसर हमें मिल रहा है। और वो आंसर इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमें सपोर्ट किसका मिल रहा है? जो एविडेंस है जो अभी हमारे पास वर्तमान में मौजूद है। और चौथी चीज है जो कि है प्रेजेंट ग्राफ, जो कि बनाया गया इंसानों द्वारा और पास्ट में कैसे किया था, वो सारी चीज़ें ग्राफ के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्टोग्राफी के बारे में बताती हैं। और ये एक रूट है जो एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग है, उन्होंने उसमें कहा कि ये एक रूट है, जड़ है किसका? मॉडर्न हिस्टोग्राफी का। हिस्ट्री इज द ओरिजिनल ग्रीक टर्म, हिस्ट्री एक ग्रीक टर्म है। एंड हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन, हेरोडोटस कौन है? ये ग्रीक हिस्टोरियन है जो ग्रीक कंट्री होती है, ठीक है, 5th सेंचुरी में, 5th सेंचुरी में, ठीक है, जो BCE, ठीक है। एंड ये BCE का फुल फॉर्म है बिफोर क्रिश्चियनिटी इरा, तो उस टाइम का। यूज इन फर्स्ट फॉर हिज बुक एंटाइटल्ड द हिस्टोरीज, और उसने पहली बार हिस्टोरीज लिखा था। ये ग्रीक से निकला है, ये समझ सकते हो आप कि इसकी ओरिजिनिटी, इसकी शुरुआत जो हिस्ट्री की है वो ग्रीक से हुई है। तो बच्चों ये हमने जाना कुछ ग्रीक के बारे में कि ये हमारी ऐतिहासिक चीज़ें जो ग्रीक से हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो सीखने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी। आई होप कि आपको समझा रहेगा। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप हमें जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।